इतना कहते ही वो पिशाची ने एक जोरदार धक्का देकर साहिब को कुएं में गिरा दिया और जोर जोर से हंसने लगी। शहर की इस भागदौड़ से दूर साहिब अपने बचपन के दोस्त सतीश के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। ये पहली बार था जब वो सतीश के गांव घूमने जा रहा था, इसीलिए सुबह सुबह ही वो कंचनपुर यानी सतीश के गांव के लिए रवाना हो गया। और वहां पहुंचते ही, दोस्त आओ आओ, कैसे हो? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन तुम्हारे गांव के हरियाली और ताजी हवा ने मेरी मन को एकदम तरोताजा कर दिया। फिर दोपहर की खाना खाते वक्त, पता है सतीश, जब सुबह तुम्हारे गांव घूम के देख रहा था तो गांव के अंतिम छोर पर उस जगह पर जाके महसूस हुआ कि इस जगह कुछ अजीब सी माहौल है। सतीश, क्या वहां पर कोई भूत प्रेत है? साहब, तू फिर से शुरू हो गया। तुझे तो कॉलेज, हॉस्टल से लेकर ऑफिस, बगीचे और हर जगह भूतों का महसूस होता है। अब तू मेरे गांव में भी भूत ढूंढने लगा। और तू उधर क्यों गया था? मैंने तुझे मना किया था ना। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो बस घूम घूम के देख रहा था। भूत है तो बताना। दोपहर के खाना खाने के बाद वो बाहर बैठकर बातें करने लगे। देख, हमारे गांव में वैसे तो कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक कुआं है। वहाँ कई बार गांव वाले अजीब घटनाएं देखी है। अगर कोई मर्द उस कुएं के आसपास जाता है तो वो गायब हो जाता है, फिर वो कहीं भी नहीं मिलते। इसीलिए गांव वाले अब वहाँ नहीं जाते। क्या कह रहा है? तब तो वहाँ जाना पड़ेगा। ले, फिर से तेरी छानबीन करने की इच्छा जाग उठी। सावधान, याद रखना, यहाँ घूमने के लिए आया है, खा और घूम, लेकिन उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन साहिब बहुत ही साहसी और जिद्दी था, इसीलिए सतीश के लाख मना करने के बाद भी जब रात को सब गहरी नींद में थे तब कमरे से निकलकर कुएं के ओर चल पड़ा। और कुएं के पास पहुंचते ही वो देखा कि चारों तरफ घने जंगल और पौधे से घिरा हुआ है और वो कुआं चारों तरफ से टूटा हुआ था। कुएं के नजदीक पहुंचते ही साहिब को अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगी। अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले भी बहुत जगह भूतों की खोज करने गया हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ और नहीं, मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। तभी अचानक उसके पीछे एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और वो पिशाचिनी डरावनी हंसी हंस रही थी। चले जाएगा, अब जब आ ही गया है तो हमेशा के लिए इसी कुएं में कैद रहना होगा। इतना कहते ही वो पिशाचिनी एक जोरदार धक्का देकर साहिब को कुएं में गिरा दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अब तू मरेगा, जरूर मरेगा। मरेगा। इसके कुछ समय बाद साहिब को जब होश आया धीरे धीरे वो आंख खोलते हुए देखा कि वो एक अंधेरी जगह में है जहाँ चारों तरफ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है इंसानों की कंकाल और खोपड़ियों से घिरा हुआ एक नरक जैसी अंधेरी जगह। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मुझे उल्टी आ रही है और सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों रे, भागने की सोच रहा था? यहाँ जो एक बार आता है वो जिंदा नहीं लौटता। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया? मेरा क्या अपराध है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तेरा अपराध यही है कि तू एक मर्द है और मैं तुझे अपने हाथों सजा दूंगी।
मर्दों का क्या अपराध है? तुम सिर्फ मर्दों को ही सजा क्यों देती हो? मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हो? बताओ। ये कह के साहिब जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश की, वो पिशाचिनी लंबा हाथ बढ़ा के साहिब का गला पकड़ लिया। तू तो बड़ा हिम्मती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की। सब मुझे देखते ही बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तू ठीक है। तो सुन, क्यों मैं मर्दों को पसंद नहीं करती, क्यों मैं मर्दों को सजा देती हूँ, सुन। सदियों पहले कंचनपुर के यहाँ ही था एक समृद्ध राज्य, जिसके बारे में अब गांव वाले कुछ भी नहीं जानते। उसी राज्य की रानी थी ये पिशाचिनी, और उसका पति यहाँ की राजा थी बहुत ही अत्याचारी। सिपाही, इनमें से जो मेरे कर नहीं दे सकते, उन सभी के घरों से गाय बछड़े सब कुछ छीन के लाओ और इन सबको अच्छे से पीटो। महाराज माफ करें, इस बार हमारे खेतों पर कोई अनाज नहीं उगे। आपको तो पता है महाराज, आपको तो सब पता है। ठीक उसी समय रानी की दासी वहाँ आती है। महाराज, महारानी ने फिर से एक कन्या को जन्म दिया है। क्या इस बार भी मेरा पुत्र नहीं हुआ? और तू ये समाचार मुझे खुशी खुशी देने आई है? सिपाही, इस दासी को पकड़ो और काल कोठरी में डाल दो। महाराज, इसमें मेरा क्या दोष? मुझे छोड़ दीजिए महाराज। पर राजा ने किसी की नहीं सुनी और उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। फिर वो मेरे पास आया। महारानी, तू फिर से कन्या संतान का जन्म दिया। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। हर बार की तरह कुएं में कन्या संतान के साथ इस बार तुम्हें भी मैं फेंक दूंगा। मेरी 6 मासूम बच्चियों को राजा ने इसी कुएं में फेंक कर मार दिया, और उस दिन मुझे भी। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, तभी से मैं इस कुएं के पास भटक रही हूँ। मर्दों से नफरत करती हूँ, उसे देखते ही मार डालती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन पहले की जमाने और आज की जमाने में बहुत अंतर है। बहुत कुछ बदल गया है। आज के जमाने की औरत बहुत तरक्की कर चुका है। वो स्कूल जा रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, ट्रेन चला रही है, प्लेन चला रही है। आज के जमाने के मर्द औरतों को उनके बराबर मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। क्या ये सच है? महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, मुझे यकीन नहीं होता। मैं तेरे साथ जाकर खुद देखूंगी, फिर यकीन करूंगी। ठीक है, वही होगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा, आज के बाद से तुम किसी को भी नहीं मारोगी। इसके बाद पिशाचिनी साहिब के साथ कुएं से बाहर आती है। फिर अपना रूप बदलकर वर्तमान समाज की महिलाओं की स्थिति घूम घूम कर देखने लगी। महिलाएं आज शिक्षक बन के पढ़ा रही है, वो वकील बन के समाज को यानी सबको न्याय दिला रही है। और भी बहुत कुछ घूम घूम के देखने के बाद पिशाचिनी साहिब से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इतनी दिनों की इच्छा पूरी हुई। आज के जमाने के औरतों को उनका हक और सम्मान मिल रहा है। मर्द और औरत बराबर हो चुका है। ये देख मेरी आत्मा को शांति मिली। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर पिशाचिनी अदृश्य हो गई। फिर साहिब अपने दोस्त सतीश के घर लौट आता है और उसे पूरा घटना बताने लगे। मछली को कांटे से निकलकर बोरियों में रख रहा होता है, तब वो देखता है कि एक भयानक बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ पेड़ के पीछे से आकर उनकी बोरियों से मछलियाँ उठा रहा है।
शाम की ऐसी बरसात की मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े और मुड़मुड़ा की मजा ही कुछ और है। जल्दी से पंचा काका की दुकान से पकोड़े खरीद के दोस्तों के पास जाता हूँ। वो लोग मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। सिद्धू छतरी हाथ में लिए मुड़मुड़ा और पकोड़े खरीदने के लिए चलने लगता है। पंचा काका की पकोड़े की दुकान गांव से थोड़ी दूर है। फिर एक घने बांस की जंगल पार करके ये दुकान आती है। आसपास कोई घर भी नहीं है। पंचा काका एक झोपड़ी जैसी दुकान में पकोड़े बनाते हैं। अरे पंचा काका, मुझे 3 गर्मा गर्म पकोड़े देना और 3 पूरियों में मुड़मुड़ा भी देना। और सुनो, कच्चे मिर्च भूलना मत। अरे काका जल्दी दो। ठीक है दे रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, अकेला ये सब संभाल नहीं पाता। पंचा काका एक पुड़िया में 3 पकोड़े और 3 पुड़ियों में मुड़मुड़ा भरकर दे देते हैं। फिर सिद्धू पैसे चुकाकर छतरी हाथ में लिए बारिश में चलने लगता है। वो अपने मन में गुनगुनाते हुए उसी रास्ते से वापस जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बांस के जंगल के बीच वाली सड़क से जा रहा था तभी उसे डर लगने लगता है। अरे बाप रे, इस बारिश में एक भी इंसान रास्ते पे नहीं है। ऊपर से ये बांस की जंगल इतना घना है कि लगता है सारे भूत, चुड़ैल, डायन और ब्रह्मदैत्य मुझे ही देख रहा है। अरे बाप रे। ओ सिद्धू डरते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अचानक सड़क पर एक गिरा हुआ बांस दिखाई देता है। ये देख वो थोड़ा आश्चर्य हो गया। तभी वो डर के मारे कांपने लगता है। ये जरूर कोई भूत का जाल है। यहाँ कोई तूफान भी नहीं आया था, फिर भी ये बांस सड़क के ऊपर क्यों गिरा है? मुझे पता है, जैसे ही इस बांस को पार करने की कोशिश करूंगा ये सीधा मुझे लेके ऊपर उठा देगा। सिद्धू समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर एक मछली पर पड़ती है जो सड़क पर जमा पानी में तैरते हुए गिरे हुए बांस के ऊपर से छलांग लगाकर फिर जमा हुए पानी में तैरते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अरे वो मछली तो बांस के ऊपर से कूदकर निकल गई और कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी जोर से कूदकर भागता हूँ। ये सोचकर सिद्धू भी एक छलांग लगाकर वो बांस को पार कर जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। डर के मारे वो तेजी से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते आखिरकार वो अपने दोस्तों के पास पहुंच ही जाते हैं। क्या रे, इतनी हाँप क्यों रहा है? रास्ते में भूत देखा क्या? हमारे पास आ गया है। अब डरने की जरूरत नहीं। हम दोनों कब से तेरे इंतजार में यहाँ बैठे हैं। अरे नहीं, तुम लोगों के पास आने में देर हो रही थी, इसीलिए दौड़ के आया। बारिश के इस दिन तीनों दोस्त मचान पर बैठकर पकोड़े और मुड़मुड़ा खाते हुए तरह तरह की बातें और गप्पे लड़ाने लगते हैं। तभी सिद्धू बांस के जंगल की उस मछली के बारे में बताता है। क्या इस बारिश में तालाब से मछलियाँ निकल रही है और तूने उसे देखकर पकड़ने की बजाय भाग के चला आया? तू तो बड़ा डरपोक है। अरे एक छोटी मछली पकड़ कर क्या होगा? अगर मछली ही पकड़नी है तो बड़ी कतला मछली पकड़ना चाहिए। बड़ी मछली वो तो तालाब में रहती है और हमारे गांव में कोई ऐसा तालाब भी नहीं है जहां इतनी बड़ी मछलियां हैं। किसने कहा नहीं है? है, जरूर है। जमींदार की तालाब में एक एक बच्चा जितनी बड़ी साइज की कतला मछलियां है। कितनी पीढ़ी बीत गई, तब से आज तक उस तालाब के और कोई नहीं जाता। अरे कालू, क्या बकवास कर रहा है? तू नहीं जानता कि जमींदार की वो तालाब एक अभिशप्त तालाब है? राम राम, तू गलती से भी उस तालाब में मछली पकड़ने की नाम मत लेना। वो अभिशप्त तालाब हरिहरपुर की एक जमींदार की थी। वो तालाब बहुत ही बड़ा है, लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर। और पूरे गांव में ये एक ऐसा तालाब था जिसका पानी सारे गांव वाले पीते थे। इस तालाब का पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ था और जमींदार हरी चौधरी बहुत ही दयालु और नरम दिल इंसान थे। लेकिन अमावस्या की रात एक अभिशप्त घटना घट गई और इस घटना के बाद से आज तक दिन में भी कोई उस तालाब की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।
कई पीढ़ी पहले वो घटना घटी थी और उसके बाद से किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग फालतू में डर रहे हो। मुझे बहुत दिनों से मछली पकड़ने का मन हो रहा है। आज बारिश हो रही है, नहीं तो उस तालाब में ही मछली पकड़ने जाता। हाँ कल्लू, तूने ठीक ही कहा। अगर हम जमींदार के तालाब से मछलियाँ पकड़ते हैं तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। सुन, कल शाम को ही हम तीनों वो तालाब में मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो कोई हमें वहाँ जाने नहीं देगा। तीनों दोस्त मचान पर बैठकर ये बातें करते करते भूल जाते हैं कि शाम बीत के काफी रात हो चुकी है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ मेंढक और झिंगोरों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे ऐसी बात अब बंद करो, काफी रात हो चुकी है। चल घर चलते हैं। सीधू की बात सुनकर सभी को याद आता है कि आज बाकी दिनों की तुलना में काफी देर हो चुकी है। फिर तीनों दोस्त मचान से उठकर अपने अपने घर की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते कालू कहता है, याद रखना, कल शाम से पहले ही निकलना है और छड़ी चारे ये सब ले लेना, भूलना मत। इसके बाद सब अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। फिर रात बीत के सुबह हो जाती है। हर दिन की तरह पंचा काका अपने बैल को मैदान में चराने के लिए ले जाते हैं। गांव वाले आमतौर पर अपने पशुओं को घास खिलाने के लिए इस मैदान में ही बांधकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पंचा काका भी अपने गाय को मैदान में बांधकर घर वापस आ जाते हैं। फिर शाम होते ही तीनों दोस्त छड़ी लेकर जमींदार के तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात पंचा काका से होती है। बच्चों, क्या तुमने मेरा गाय को देखा? मेरा गाय कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया क्या पता? नहीं काका, हमने तुम्हारा गाय को तो नहीं देखा। तुमने चारों तरफ अच्छे से ढूंढा क्या? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन अब तो शाम हो गई है। इस समय मैं गाय को कहाँ ढूंढूं? काका, तुम घर वापस चले जाओ। लगता है तुम्हारा गाय आज खुद ही वापस चला गया है। फिर पंचा काका अपने घर की ओर लौट जाते हैं और शाम के वक्त पूनम की चांद के रोशनी में वो तीनों दोस्त जाके पहुंचते हैं जमींदार की उस अभिशप्त तालाब के सामने। आसमान आज काफी साफ है। अगर बारिश होती तो मछली पकड़ने में बहुत परेशानी होती। चांदनी रात में तीनों दोस्त तालाब के किनारे छड़ी लेकर बैठ जाते हैं और तालाब में चारा डालते ही मछलियाँ वो चारा खाने लगती है। फिर पकड़े हुए मछलियों को अपने पीछे रखे हुए बोरी में डालते हैं। ओहो, मछलियाँ तो एक के बाद एक फंस रही है। आज बोरे भरकर मछलियाँ घर लेके जाएंगे। फिर अचानक न जाने कहां से एक ठंडी हवा बहने लगी। अरे, अचानक इस वक्त ठंडी हवा क्यों बह रही है? बारिश की मौसम में इतनी ठंडी हवा। तीनों दोस्तों में से अचानक कालू ने देखा कि पानी में कुछ सफेद सा तैर रहा है और वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा है। तुम लोग देख रहे हो पानी के ऊपर वो सफेद सा क्या तैर रहा है? हाँ, सही कह रहा है। जमींदार के तालाब में इतना बड़ा वो क्या तैर रहा है और वो तैरते हुए तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हवा के झोंके से वो चीज तैरते तैरते बिल्कुल उनके सामने आ जाती है और उसे करीब से देखकर वो तीनों ही डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे, ये तो पंचा काका की गाय है। जमींदार की इस तालाब में मर के तैर रही है। सीधू तू डर मत। गाय शायद प्यास बुझाने के लिए तालाब में आई होगी और गलती से पानी में गिर के मर गई। कल सुबह पंचा काका को खबर देंगे। अब चल तालाब के उस तरफ जाकर मछली पकड़ते हैं। जब वो पीछे मुड़कर बोरियों की तरफ देखते हैं कि बोरियों में एक भी मछली नहीं बची, सारी की सारी मछली गायब है। ये जगह बोरियों से मछलियाँ कहाँ चली गई? ये तो पूरा खाली है रे। हमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी, वो कहाँ गई? हमने तो बोरियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शायद मछलियाँ कूदकर वापस पानी में चली गई होगी। चल हम उस तरफ मछली पकड़ते हैं। फिर तीनों दोस्त जमींदार के तालाब में फिर से मछलियाँ पकड़ने लगते हैं
और बहुत सारे मछलियां पकड़कर उन्हें पीछे रखी बोरियों में रखने लगते हैं। कुछ समय बाद जब सीधू मछली को कांटे से निकलकर बोरियों में रख रहा होता है, तब वो देखता है कि एक भयानक बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ पेड़ के पीछे से आकर उनकी बोरियों से मछलियां उठा रहा है। ये देखकर सीधू का गला सूख जाता है और वो डरते हुए धीरे से कालू को बुलाता है। एक हाथ हमारी बोरियों से मछली उठाकर उस पेड़ के पीछे लेके चली गई। क्या बकवास कर रहा है? बोरियों में तो सारी मछलियां हैं। मैंने गिन गिन कर रखी थी, एक मछली भी कम नहीं हुई। वो तुम्हारी मन की बहम है। ऐसी रात की अंधेरे में मछली चोरी करते वक्त ऐसा भ्रम होता है। तो मछली पकड़ने में ध्यान दे, ये बोरिया भरते ही हम लौट जाएंगे। ये कह के वो तीनों फिर से मछली पकड़ने में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ देर बाद उनके पीछे की तरफ से एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल निकल आती है। धीरे धीरे दबे पांव वो चुड़ैल उनके तरफ बढ़ने लगती है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने गए नाम है जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।